गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन पे आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है बॉटनी, देखिए बॉटनी को पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी सीनियर साथियों का, जूनियर जो साथी हैं, सारे जो टीम मेंबर्स हैं, टीम बॉटनी के सभी सदस्यों का, जिन्होंने एक्टिवली आप तक बात पहुंचाने के लिए मुझे सजेस्ट किया, मुझे गाइड किया। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बॉटनी, सीएलसी के लिए अक्सर एक बात कही जाती है, न किसी की होड़ में बनी न किसी को तोड़ के बनी, सीएलसी एक विचार बीज है जो जमी फोड़ कर बनी। आप इस स्लाइड पे ये देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये फील कीजिए, मैं ये मानता हूं मेरा अपना जो सब्जेक्ट है, मेडिकल के बच्चों के लिए भी ऐसा है, जिसको पढ़ने से पहले वो ये दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि मेडिकल में जाने के बाद हमारे क्या काम आएगा। नो डाउट आप इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको मेडिकल एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये देता है, लेकिन उससे पहले कभी ये सोचिए, कभी इस बात पे विचार कीजिए और कभी इसको फील कीजिए। आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप प्लांट्स को पढ़ रहे हैं जो पूरे बायोस्फीयर को, एंटायर बायोस्फीयर को रेगुलेट करते हैं। आप थोड़ा सा फील अपने अंदर पहले लाएं कि बॉटनी हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप ही की तरह स्वार्थवश अगर सब लोग बॉटनी को देखने लगे तो सोचिए, क्या कभी बॉटनी से रिलेटेड रिसर्च, वेजिटेशंस पे कभी काम हो पाता, कभी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी दुनिया के सामने आ पाती। तो सिर्फ एक सेंटेंस में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, आप सब्जेक्ट को इसलिए भी पढ़ें, एक इंटरेस्ट इसलिए भी क्रिएट करें कि इस एनवायरनमेंट को, इस बायोस्फीयर को, इस यूनिवर्स को बनाने में, इस बायोस्फीयर को स्टैब्लिश करने में अपने आप में प्लांट्स का जितना बड़ा योगदान है किसी और का नहीं हो सकता। आप उनके बारे में जानने चाह रहे हैं जो दुनिया को चलाता है। 3 मेन स्टेप्स मैंने कंक्लूड किए हैं जिसमें आप टॉपिक्स को कैसे पढ़ें, इसके अलावा आप पढ़ने के बाद एक सेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस करके सेल्फ असेसमेंट कैसे कर पाएंगे। देखिए काफ़ी सारी बातें मेरे सीनियर साथियों ने आपके सामने रखी हैं और आप सब लोग पढ़ने के सारे तरीके पहले से भी जानते होंगे। कुछ और स्पेसिफिक और विशिष्ट बातें सब सर लोगों ने आपके सामने रखी और बताई। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक को जब पढ़ने जा रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हमारे लिए सफिशिएंट होती हैं, हम सब लोग एनसीईआरटी पे ही काम कर रहे हैं, तो उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं बात करूं, सेल बायोलॉजी कॉमन है, हम सब पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं द बैक्टीरियल फ्लैजिला इज द एक्सटेंशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, दैट इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, दैट इज एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल। एक ऑफ और फ्रॉम वर्ड ने आपके कंसेप्ट को बदल दिया है, आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक एक वर्ड वहां कीमती है। जो दोनों बुक्स आपको दिख रही हैं, रीड एवरी वर्ड ऑफ द टेक्स्ट बुक। हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को पढ़ा जाना चाहिए। मेरा फोकस हमेशा रहता है एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक जो लिखा गया है उसको पढ़ा जाना चाहिए। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स में जो लास्ट में कंक्लूजन आता है या सप्लीमेंट्री कंटेंट आता है, वहां से सीधा स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि बायोलॉजी के पेपर का 60-70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 जो हैं वो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, अप्रोच उनमें कम होती है, इंफॉर्मेटिव होते हैं। इसके अलावा 20-30% जो हैं वो आप ये कह सकते हैं अप्रोच बेस्ड होते हैं। तो टेक्स्ट बुक को बहुत सिंसियरली और सीरियसली पढ़ें। इसमें देखिए लैंग्वेज स्किल्स भी मैटर करती हैं। आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को जितना इफेक्टिव रखेंगे उतना अच्छा आप सीख पाएंगे, उतना अच्छा आप सब्जेक्ट को फील कर पाएंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें लैग कर दी गई हैं। स्टेटमेंट कुछ और लिखा है, ट्रांसलेट जब किया गया तो कुछ वर्ड्स को छोड़ दिया गया है। आप सब लोग, टीचर्स हमारे जो हैं, वो हम सब लोग क्लासरूम में यही कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जो कहा गया उसका सेंस, उसका मीनिंग, वो बात आप तक पहुंचाई जाए। तो आप हर एक स्टेटमेंट पर जो हिडन एजेंडाज को रखता है, जो कंसेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन करता है, उस पर पूरा फोकस करें, पूरा उस पर ध्यान लगाएं। अब पढ़ने के बाद आपने स्टेटमेंट को पढ़ लिया है, आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स थी, आपका जो आईक्यू था, आपका जो सेंस था, उसके अकॉर्डिंग आपने कंक्लूड करने का एफर्ट किया। क्लासरूम में हम भी ऐसा ही करते हैं। मैं एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बोलता हूं या कोई भी टीचर बोलता है, और उसके बाद में रेलिवेंट डायग्राम्स, लिंक्स, लॉजिक्स और कंसेप्ट्स के साथ आपको उस बात को समझाया जाता है, डिलीवर किया जाता है। अपने आप में किसी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद या किसी भी कंटेंट को पढ़ने के बाद एक सेंस क्रिएट करने का एफर्ट करें, बिकॉज यू आर द जीनियस। आप जो हैं, आप जो कर सकते हैं, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ डील कर रहे हैं। आप जो कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो जो भी आपने पढ़ा है उस टॉपिक के कंटेंट को या उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रेलिवेंट डायग्राम्स, पिक्चर्स, लिंक्स और जो भी कंसेप्ट्स आपके पास हैं उनके थ्रू समझने का एफर्ट करें। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ग्रुप डिस्कशन में जा सकते हैं, आप अपने और किसी साथी से मदद ले सकते हैं, आप अपने टीचर्स को वो रेफर कर सकते हैं। स्लाइड मैंने यहाँ इसमें दिखाई है जिसमें सेंस मेक ए सेंस टू कंक्लूड, उसमें कुछ बच्चों को आप देख रहे हैं, सीएलसी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लास्ट टाइम इन्होंने बनाया। सब बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को सीधा सीधा हमारे सामने आके रख देते थे, एग्जैक्टली
इसका क्या करना है, क्या किया जाना चाहिए, उस लेवल तक आप जाएं, वहां तक आप जाएं। आपके पास प्रैक्टिस और सेल्फ असेसमेंट जैसा कि सारे सब्जेक्ट्स में रिक्वायर्ड होता है। देखिए बायोलॉजी में एक अच्छी बात यह है कि क्लासरूम में अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ते हैं, पूरा कंसंट्रेट आप अगर रहते हैं, तो वहाँ करीब करीब काम आपका हो जाता है। 90 मिनट के क्लासरूम में, 90 मिनट क्लासरूम में अगर 80-85 मिनट्स आपको पढ़ाया गया है, तो उसको कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन में आप 30-35 मिनट्स में ला सकते हैं। जो डेली पढ़ाया गया है उसको 20 से 25 मिनट में आप परफेक्टली रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, बहुत इफेक्टिव है। एनसीईआरटी में जो कंटेंट लिखा गया है उसके लेवल को एक परफेक्ट वे में अगर एक्सप्लेन कोई क्वेश्चन रीज करती है, कोई क्वेश्चन बुकलेट करती है, तो मेरा मानना है इस मायने में एग्जाम्पलर काफ़ी इफेक्टिव है। एम्स का जो पैटर्न है उसके हिसाब से भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। तो एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो टॉपिक वाइज आप पढ़ें। साल के लास्ट में एग्जाम्पलर हम इकट्ठा करके पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव वो होगा। जो टॉपिक आपका चल रहा है, करंट टॉपिक के साथ आप एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स तक जाएं। आप खुद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो वही ग्रुप डिस्कशन और टीचर्स की आप हेल्प लें। ये पहले जैसे बात करी जा चुकी है, अभी मैं आपको कह ही रहा था, पूरे मन से आइए, पूरे मन से बैठिए, सामने वाला क्या कह रहा है, आपको क्या बताना चाह रहा है, पूरे कॉन्शियस के साथ उसको सुनिए। आप बहुत सारी ऐसी बातों को पूरे कॉन्शियस के साथ सुनते हैं जो शायद सब्जेक्ट की नहीं होती, कुछ और होती हैं। तो अपने करिकुलम को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की मुझे लगता है आपको ज़रूरत है। पूरा फोकस होकर और कंसंट्रेट होकर पढ़ें, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा अचीव करेंगे। अब देखिए मार्क्स वेटेज की अगर बात की जाए तो हमारे सब्जेक्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता भी है, हालांकि सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा है। यहाँ आपको डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है प्लांट इकोलॉजी और प्लांट डाइवर्सिटी को मैंने साथ साथ रखा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो प्लांट इकोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब इकोलॉजी आप कहेंगे, प्लांट नहीं कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, 8 से 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी से 7 to 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन का पोर्सन आजकल ज़्यादा इफेक्टिव है। आप देखें बायोटेक एप्लीकेशन में से और मॉलिक्यूलर अगर इनको सबको एक साथ में कर दूँ तो 8 to 10 क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी 5 to 6, सेल बायोलॉजी ऑलमोस्ट 5 to 6, एम्ब्रियोलॉजी 4-5 ऑलमोस्ट आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 3-4। जैसा अभी मैंने कहा बायोटेक के साथ अगर मर्ज इसको हम कर दें तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जो आजकल अप्रोच वाला पोर्शन है, उस अप्रोच वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी जो हैं उनमें से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। तो इस तरीके से करके आपके पास ये जो टॉपिक्स डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ आप इनको प्रिपेयर करें तो डेफिनेटली मोर देन 50 क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। सारा सब कुछ आपने किया, एक सीक्वेंस आपने मेंटेन किया, पूरी तरीके से आपने प्रोसेस को फॉलो किया, बी एग्जाम रेडी। So initially you have to opt the NCERT books, then classroom notes, modules, test papers and previous years papers। ये सारा कर जब आप कर रहे हैं, एक बात बहुत माइन्यूटली यहाँ ध्यान रखने की है, थ्रू आउट द ईयर हम क्लासरूम नोट्स पढ़ते हैं, हम नोटबुक में लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ क्लासरूम में डिस्कस भी कर लेते हैं। मैं क्लासेज में भी अक्सर कहता हूँ कि जो NCERT का आपका जो स्पेस है, NCERT ने जो आपको दिया है, वहाँ जो टाइटल लिखा है, वहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है, वहाँ जो कंसेप्ट लिखे हैं और कंटेंट के बीच बीच में वहाँ क्वेश्चंस जो फ्रेम किए गए हैं, उनका आंसर करने के लिए आप उस स्पेस को यूज करें। जो स्पेसिफिक बातें आपको बताई जाती हैं, जो कंसेप्ट ब्रेक किया जा रहा है, जो आपको बताया जाता है, उसको कहीं ना कहीं आप मार्क करके रखें, क्योंकि हमारे जैसे DTS वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं और एग्जाम के लिए फाइनली जब आप प्रिपेयर हो रहे होते हैं तो वो क्लासरूम नोट्स कॉपियां खोल के नहीं पढ़े जा सकते। वो आपकी NCERT की बुक आपके लिए सब कुछ होती है। उस NCERT की बुक में हर एक स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन आपके पास इन शॉर्ट होनी चाहिए। ब्रीफिंग करना सीखें, जो पहले टाइम से पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, जस्ट आफ्टर स्टडी यू मेक ए सेंस टू कंक्लूड। आपको कोई नहीं रोक सकता, इरादे अगर आपके बुलंद हैं। कुछ बच्चे जो लगातार काम करते भी हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ कारणों से अगर सफलताएं नहीं मिल पाती हैं, तो एक बात मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, छुप छुप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ गंवाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। धन्यवाद। जय श्री राम।